हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्विक रिवीजन। ठीक है दोस्तों, क्विक रिवीजन लेके आई हूँ क्योंकि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी परीक्षाएं, जैसे अभी यूपी में ही परीक्षा होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसकी प्रस्तावित तिथियाँ हैं 16-17 अप्रैल। ठीक है, इसके बाद सुनने में आ रहा है कि मई में हमें जो है HPSC यानी कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जून में हमें MPPSC की परीक्षा भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मैं उसी के लिए मैं लेकर आई हूँ एक रिवीजन सीरीज, जिसमें वन लाइनर्स जो है मैंने जो अपने समेटे हैं, जो इकट्ठे किए हैं, वो आप लोगों के लिए दोस्तों, कि आपको भी इससे फ़ायदा हो सके। मैंने हर पेपर को पढ़ने के बाद जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हैं वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों। समय के अभाव के कारण मैं इसे बहुत टाइप नहीं कर पाई हूँ, इसलिए हैंड रिटन में ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वन लाइनर सेशन। पहला वन लाइनर है, प्लेटो की न्याय अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय किसने कहा है। तो दोस्तों ये कहा है MP फॉस्टर ने। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद ऑन द रूल ऑफ प्रिंस, ये किसकी पुस्तक है। तो जो ऑन द रूल ऑफ प्रिंस पुस्तक है, ये पुस्तक है एक्विनास की, मध्ययुगीन विचारक एक्विनास की। और ये बुक पूरी की थी उनके शिष्य तोलम्बो ऑफ लुक्का ने। प्रश्न यही पूछा गया था दोस्तों कि ऑन द रूल ऑफ प्रिंस ये किताब जो है वो किसने कंप्लीट की थी। तो ये बुक है एक्विनास की, और इसे कंप्लीट किया था उनकी मृत्यु के बाद तोलम्बो ऑफ लुक्का ने। और यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि एक्विनास की दो पुस्तकें हैं, सुम्मा थियोलॉजिका और सुम्मा कॉन्ट्रा जेट्राइल्स। ठीक है, तो आप ये भी ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है सॉरी, द मॉडर्न प्रिंस 1949 किसकी पुस्तक है। तो ये ग्रामशी की पुस्तक है। अगला वन लाइनर है, द कॉजेस ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ द रोमन्स। ये पुस्तक किसकी है दोस्तों। तो ये पुस्तक है मॉन्टेस्क्यू की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं वन लाइनर, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स किसकी पुस्तक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स पुस्तक है हर्बर्ट स्पेंसर की, जो कि लिखी गई है 1884 में। ठीक है, 1884 में लिखी गई हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदार आदर्शवाद का जनक किसे कहा गया है। तो उदार आदर्शवाद का जनक दोस्तों ग्रीन को कहा गया है। दोस्तों आई होप कि आपने ये सारे ही प्रश्न आपकी नज़रों से गुजरे होंगे, आपने पढ़े होंगे। लेकिन वन लाइनर का एक बार रिवीजन करने का फ़ायदा क्या होता है ना, जल्दी जल्दी जो चीज़ें हैं फैक्ट्स मेनली वो आपकी नज़रों के सामने से गुजरते हैं, तो आपका दिमाग जो है उनको अच्छे से और याद कर पाता है और रिवाइव कर पाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लुई अल्थुसर का मुख्य योगदान मानव स्वभाव के मार्क्सीय दृष्टिकोण में किसकी शिक्षा को जोड़ना है। तो इसका सही उत्तर है सिगमंड फ्रॉइड का। इसे आप याद रखेंगे, सिगमंड फ्रॉइड। आगे देखते हैं, जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम यहाँ पे क्या है, नेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, 1993 में ये लिखी गई है। इसके अलावा रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक है, यहाँ पे है रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक का क्या नाम है, द नेचर ऑफ रेशनैलिटी। द नेचर ऑफ रेशनैलिटी 1993 में ये बुक जो है वो इन्होंने लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन शब्द आधारित चिंतन के रूप में किसने किया है। तो ये किया है राजीव भार्गव ने। इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन के मध्य भेद किसने किया है। तो ये किया है लियो स्ट्रॉस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सी राइट मिल्स, इनकी पुस्तक का नाम है द पावर इलीट, 1956 में लिखी है इन्होंने। इसमें इन्होंने शामिल किया है बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना को। ठीक है, तो याद रखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है, बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन पावर एलिट में शामिल है। तो क्या है, बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं। समूह सिद्धांत यानी कि ग्रुप थ्योरी, इसके प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो इसके प्रमुख प्रवक्ता हैं आर्थर बेंटले, यानी कि इसके मेन स्कॉलर कौन है? आर्थर बेंटले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनर ने राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार बताए। कौन कौन से प्रकार बताए हैं? परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न और निम्नतर। ठीक है, ऐसे अगर शॉर्ट में याद करें तो परिपक्व, विकसित, निम्न और निम्नतर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम जहन में रखेंगे, याद रखेंगे इसको। चलिए, प्रवाहों का बहुआयामी प्रवाह, ये किससे संबंधित है? तो ये आमंड और वर्बा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक दलों के राजनीतिक दलों के बारे में। कैच ऑल पार्टी शब्दावली का सूत्रपात किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्टो किर्चेमर ने। ठीक है, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर किससे जुड़े हैं? अधिकारी की तानाशाही से। जेम्स बर्नहम किससे जुड़े हैं? समाभिरूपता सिद्धांत से। और टाटर्स्की किससे जुड़े हैं? स्थायी क्रांति से। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला परेटो को, जिनकी पुस्तक का नाम है सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स। बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों। परेटो जो है वो इटली के क्या हैं? अभिजनवादी विचारक हैं। ये इटली संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों एक बार कि ये कहाँ से संबंधित थे, किस देश से ये थे? तो ये इटली के हैं और ये एक अभिजनवादी प्रमुख विचारक हैं। इनकी बुक है सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स। इसमें इन्होंने द माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है, इनकी बुक द माइंड एंड सोसाइटी जो है, इस बुक में इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स की थ्योरी दी है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? यहाँ पे इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ इलीट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इनकी सर्कुलेशन ऑफ इलीट। ये किस में दी है? ये इसमें दी है इन्होंने द माइंड एंड सोसाइटी, इस बुक में। ठीक है, बहुत पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, तो इसे ज़रूर से आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य को पीछे ढकेलो, ये किस सिद्धांत में कहा जाता है? तो ये निजीकरण और उदारीकरण में कहा जाता है। राज्य को पीछे ढकेलो से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि निजीकरण और उदारीकरण होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है स्कूल के बारे में या सर्किल के बारे में, और साथ ही यहाँ पे मेन स्कॉलर बताए गए। तो वियना सर्किल, मेरिट सिल्फ, कैम्ब्रिज स्कूल, जॉन इन, फ्रैंकफर्ट स्कूल नव मार्क्सवाद से जुड़ा है, शिकागो स्कूल लासवेल से, और फ्रेंच मार्क्सवादी लुई अल्थुसर। ठीक है, फ्रेंच मार्क्सवादी कौन है? लुई अल्थुसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों मैथ्स द कॉलम में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीकी संघ के बारे में पढ़ते हैं। अफ्रीकी संघ क्या है? 55 देशों का एक समूह है, एक महाद्वीपीय निकाय है। ठीक है, और ये 2002 में अफ्रीकी संघ बन गया। पहले क्या था? अफ्रीकी एकता संगठन के नाम से जाना जाता था। 1963 में ये बना था, लेकिन अब 2002 में ये अफ्रीकी संघ बन गया। तो आज ये क्या है? अफ्रीकी संघ। आपसे पूछा जा सकता है कि अफ्रीकी संघ बनने से पहले किस नाम से जाता था? तो अफ्रीकी एकता संगठन के नाम से। ठीक है, और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? तो इसके मुख्य उद्देश्य हैं एकीकृत सुरक्षा बल, एकल मुद्रा और अफ्रीकी संघर्षों को खत्म करना, ये इसके संघर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के बारे में सभी जानते होंगे आई थिंक। इसमें कुल जो है 28 देश हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 28 की जगह 27 देश हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक देश था इसमें, ब्रिटेन, वो इसमें से बाहर निकल चुका है, उसने इसकी सदस्यता छोड़ दी है, और इस घटना को ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन का एग्जिट होना, यानी कि ब्रेक्जिट के नाम से इस घटना को जानते हैं। ठीक है, अब इसमें 27 देश जो वर्तमान समय में इसके सदस्य हैं। 19 यूरो मुद्रा यूजर्स, यानी कि इनकी एक साझी मुद्रा है जिसका नाम है यूरो, और 27 में से 19 ऐसे देश हैं जो यूरो मुद्रा को अपनाते हैं। ठीक है, और इसका सबसे लेटेस्ट सदस्य क्रोएशिया है, जो कि 1 जुलाई 2013 को इसका सदस्य बना। ये इसका लेटेस्ट मेंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात सिद्धांत है यहाँ पे, ये 1996 में आया। एल्बा, ALBA, एल्बा क्या है? एक बोलीवियन गठबंधन है जिसकी स्थापना
दिसंबर 18 को 2004 में होती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं चाबहार बंदरगाह। तो चाबहार बंदरगाह है वो भारत, ईरान और अफगानिस्तान से संबंधित है। ठीक है। कॉजेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, ये पुस्तक है सैयद अहमद खान की। अगला है लोहिया। लोहिया जो है वो विकेंद्रीकृत समाजवाद से संबंधित है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये लोहिया की, राम मनोहर लोहिया जी की ही बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है। न्यू टेस्टामेंट किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है एम.एन. रॉय की। ठीक है। देखिए, ये मैंने हरियाणा में हुए एग्ज़ाम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटे थे, ये उनसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखा जाए लोकायुक्त। लोकायुक्त सबसे पहले कहाँ बना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विधेयक सबसे पहले 1970 में उड़ीसा ने बनाया और लागू सबसे पहले महाराष्ट्र ने 1971 में किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विधेयक किसने बनाया है, लोकायुक्त विधेयक का किस राज्य ने पहले बनाया, तो आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। और अगर पूछा जाए कि कहाँ नियुक्त हुआ लोकायुक्त सबसे पहले, तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा और ये दोनों ही राज्य और तारीखें याद रखिएगा। उसके बाद है जन शिकायत निदेशालय। जन शिकायत निदेशालय कब बना? तो 1988 में। ठीक है। उसके बाद नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस किसने कहा है? बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर है MP पॉलेट ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत को बहु केंद्रित राष्ट्रवाद का उदाहरण माना है। किसने माना है? तो एंटनी डी स्मिथ ने भारत को बहु केंद्रित राष्ट्रवाद का उदाहरण जो है वो माना है। इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। कोरिया संकट। कोरिया संकट से संबंधित डेट क्या है? तो 3 नवंबर 1950 को शांति प्रस्ताव लाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में कोरिया संकट के समय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ये किसकी पुस्तक है? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशनशिप। ये किसकी पुस्तक है? तो ये है अप्पा दोराई की पुस्तक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मेकिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ये पुस्तक किसकी है? ये है जे बंदोपाध्याय की। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम से। ये पुराने एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिनको मैंने वन लाइनर फॉर्म में कलेक्ट किया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैव राजनीति की अवधारणा किससे संबंधित है? फूको से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन लाइनर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है ग्रामशी ने। इंडिया टुडे। इंडिया टुडे किसकी पुस्तक है? R. पामदत्त की, बहुत ही प्रसिद्ध है। गांधी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, इसमें कुल कितने चैप्टर्स हैं? तो इसमें है 20 चैप्टर्स। ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और पूछा गया है। जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवीय सजा होती है। इस वन लाइनर का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। ठीक है। चलिए, आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, ये वन लाइनर्स पसंद आए होंगे। आप इसको फटाफट से रिवीजन करिए, जल्दी जल्दी इसको एक बार देख जाइए और अच्छे से इनको याद करिए, ताकि जो पूरा सिलेबस आपने तैयार किया एग्ज़ाम के लिए अंतिम समय पे वो आपकी नज़रों के सामने से एक बार गुजर जाए, और मुख्य रूप से वो सारी चीज़ें जो पहले भी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप इसको लाइक शेयर कीजिएगा। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, ये वन लाइनर का। ये ऑलमोस्ट 500 प्लस वन लाइनर्स मैंने ऐसे तैयार किए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके कई पार्ट्स में इनको डिवाइड करके अपलोड करूँगी। तो ये इसका पहला पार्ट है, आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।